मुझे वहां से गाइड कीजिएगा। जी सर। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। सबको शेयर हो रही है या किसी? यस सर, शेयर हो रही है। जी, यहां से बताइए। जी सर। सर ये जो अभी हमने फॉर्म लिखी हुई है ना, ए इज इक्वल टू ए, और याद है ये जी, सर उसकी टेंसर नोटेशन है ना, मतलब टेंसर ए को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जी जी बिल्कुल। कंपोनेंट्स और उसकी बेसिस। सर नीचे जो हमने लिखा हुआ है, नीचे भी यही फॉर्म लिखी हुई है, उसके नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। हाँ, ये सर ये ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में जी ए से लेकर। जी जी, इस पे कोई क्वेश्चन है आपका? तो सर ये कंफर्म करना था। दूसरा सर हाँ। इनवेरिएंट्स के बारे में बता दें सर, वो जो डेफिनेशन है उन्हें स्केलर वैल्यूड फंक्शन को लेकर। इनवेरिएंट चूंकि जो चीज बनती है ना, इनवेरिएंट के साथ कोई बेसिस सेट नहीं आता। तो जिस भी चीज के साथ कोई बेसिस सेट नहीं आएगा वो एक हम उसे कहेंगे कि वो स्केलर वैल्यूड है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन बनेगा। जिस तरह डायगोनल एलिमेंट्स है, चाहे वो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो चाहे वो नंबर्स हो, जब आप उनको एड अप करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के और उसका ट्रेस बनता है, तो एक अगर वेरिएबल्स होंगे तो फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल्स बन जाएगा, यानी कि उसके साथ कोई यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर नहीं आता, इसलिए हम उसे स्केलर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है सर। सर वो जो लास्ट में हमने थ्योरम किया था सिमेट्रिक टेंसर वाला। जी जी जी, ये वाला। जी सर, ये इसका प्रूफ नहीं समझ आ रहा सर। अच्छा, इसमें एक तो ये बात है ना कि हमने ये कह दिया कि टेंसर सिमेट्रिक है। जो अगला क्वेश्चन ये है कि जो तीन स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी कि तीन चीजें होती है ना, देखें आपस में कनेक्ट मैं करता हूं उस तरह से कि आप कहते हैं कि मैं एक इंडेक्स को, यानी कि ऊपर वाली इंडेक्स तीसरी को चौथी से बदल दूं, यानी कि और इंटरचेंज करूं और वैल्यू चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि जी वो सिमेट्रिक है इन इंडिसेस 3 और 4। तो कहने का मतलब है इंडेक्स बदलने से सिमेट्रिक होता है, यानी कि एक चीज ही होगी। लेकिन हमें पता है कि जो ए आई होता है, कोई भी कंपोनेंट है, यानी कि अगर ए आई है या ए आई जे के एल जो भी है, वो कंपोनेंट तो तब बनता है कि जब वो वैल्यूज ऑपरेट होती हैं बेसिस सेट के ऊपर। ऊपर वाला कंपोनेंट तब बनता है, ऊपर वाली इंडेक्स बनती है जब वो डुअल बेसिस पे ऑपरेट होता है। जिस तरह हमने कहा था कि जो वी आई है, वी ऑफ एप्सिलॉन आई है, वी जब एप्सिलॉन आई पे ऑपरेट होता है तो वी आई बनता है। और नीचे वाली इंडेक्स तब बनती है जिस तरह हमने टॉ आई कहा था कि टॉ जब ई आई पे ऑपरेट होता है तो नीचे वाली इंडेक्स टॉ आई बन जाती है। तो ये इसी तरह से जब एक से ज्यादा आपकी इंडेक्सेस होंगी तो उतने ज्यादा एप्सिलॉन या उतने ज्यादा ईज ऑपरेट होंगे। तो उस हिसाब से चूंकि ये फंक्शंस ऑफ द बेसिस हैं, तो जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि ए इज सिमेट्रिक इन द pth एंड qth वेरिएबल। वो कहता है कि अगर pth पोजीशन वाली इंडेक्स को qth पोजीशन के साथ इंटरचेंज करें तो ये ऐसे ही है कि जैसे pth वेरिएबल को qth वेरिएबल के साथ चेंज करें। ठीक है, एक तो ये। और तीसरी चीज ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी बेसिस के हिसाब से अनचेंज रहे। अगर हम इंडेक्स बदल दें तो तब भी हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो ये जो तीन है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं, जिनको क्या से कहते हैं, हमने यहां पे कहा कि ये तीनों एक जैसी इक्विवेलेंट है, इनके तीनों का मतलब एक ही निकलता है। जी, इस पे कोई और चीज जो पूछनी हो मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा कोई चीज पूछनी हो तो बताइए। सर प्रूफ में आप पर्टिकुलर केस क्यों ले रहे हैं 3-1 टेंसर? इसलिए कि आर एस लेंगे तो जनरली मुश्किल हो गया ना। हमने कोई केस, यानी कि कोई और पर्टिकुलर केस ले लें। पर्टिकुलर केस इसलिए लिया कि आसानी से बात समझ आ जाए। वरना मैं अगर यानी कि जब मैंने 3-1 लिया तो मैंने P को 1 और Q को 2 रखा कि पहली और दूसरी पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम ये ना रखते, मैं कहता RS टाइप और मैं कहता मैं Pth पोजीशन को QH से चेंज कर रहा हूं, तो थोड़ी कंफ्यूज, यानी कि थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट होती। आसानी से बात समझाने के लिए पर्टिकुलर केस लिया, वरना इन जनरल भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन उस पर फिर हम एब्स्ट्रैक्ट बात करते हैं कि जी Pth को QH के साथ इंटरचेंज किया तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती और बहुत सारे वेरिएबल्स आपको लिखने पड़ते हैं सिर्फ इस वजह
वजह से, और कोई वजह नहीं। ठीक है सर। और सर वेरिएबल तो वो होंगे ना जिन पे हम उनको ऑपरेट कर रहे हैं? जी, जिस पे वो मल्टीलीनियर फंक्शन ऑपरेट होता है वो वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि मल्टीलीनियर फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल का फंक्शन है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो कल हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात की थी। आज हम उससे आगे जो हमारा है सिमेट्रिक अलजेब्रा, जिस तरह हमने कहा था, पढ़ा था कि हम टेंसर्स को ऐड अप कर सकते हैं उस सूरत में कि दोनों की टाइप सेम हो। ये उनके ऐड अप होने की कंडीशन है कि टाइप सेम हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसी भी दो टाइप के टेंसर्स को कर सकते हैं। और हमने कहा था कि अगर आर एस टाइप के टेंसर को टी यू टाइप के टेंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा, जब प्रोडक्ट टेंसर बनेगा, वो बनेगा आर प्लस एस और टी प्लस यू टाइप का, यानी कि ऊपर वाली इंडिसेस ऊपर वाली में ऐड हो जाएंगी, नीचे वाली यानी कि जितनी ऊपर इंडिसेस थी वो टोटल हो जाएंगी और जितनी नीचे थी वो टोटल हो जाएंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैट्रिसेस, चूंकि आपने अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पता है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ए, दूसरा भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो बी, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिसेस लाजमी नहीं कि सिमेट्रिक हो। किसी पर्टिकुलर केस में सिमेट्रिक हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल द प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक नहीं होता। यही बात हमें टेंसर्स में भी हमें वास्ता पड़ता है कि अगर हम एक सिमेट्रिक टेंसर लें, दूसरा भी सिमेट्रिक टेंसर लें, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो सिमेट्रिक टेंसर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट हम लें वो भी सिमेट्रिक टेंसर आए। लेकिन हमारा मकसद तब फुलफिल होता है कि जब हम कोई ऐसा टेंसर बना लें कि जो सिमेट्रिक हो। तो इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा ऑपरेशन डिफाइन कर दें, यानी कि अपनी मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से डिफाइन करें जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं ना, ग्रुप बनाने के लिए खास किस्म की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, उस मल्टीप्लिकेशन के तहत वो ग्रुप हो जाता है। ठीक है, या आप रिंग बनाने के लिए या वेक्टर स्पेस बनाने के लिए वो सारी चीजें, यानी कि आप जो बाइनरी ऑपरेशंस लगाते हैं तो बस स्पेशल टाइप के भी बाइनरी ऑपरेशन, जिस तरह मॉड्यूलर क्लासेस है वहां पे आपने स्पेशल मल्टीप्लिकेशन लगाई थी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा, तो एक स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन है। तो यही काम हम यहां करना चाहते हैं कि हम कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर पाए कि जो सिमेट्रिक टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जवाब आए उसको भी सिमेट्रिक बना दे। मुझे आप बिल्कुल आसानी से आप में से कोई बताइए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, दूसरा मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, और हम उसको मल्टीप्लाई करके एक तीसरा मैट्रिक्स आ जाता है जिसका सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, हम उसे कैसे सिमेट्रिक बना सकते हैं? तो मेरे साथ शेयर करें कि हम उस कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं जी? किसी के ज़हन में कोई इसका आंसर है आप में से? अगर मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। जी सर। हाँ, जब आप सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दें तो जो जवाब आएगा वो सिमेट्रिक होगा ऑलवेज, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं उस मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता, जी मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता और कहता कि मेरी मल्टीप्लिकेशन इस तरह की है कि पहले मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर जो मल्टीप्लिकेशन का जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लूंगा और उसको जो पहले आंसर आया हुआ उसमें ऐड करूंगा। तो ये बेसिकली मेरी मल्टीप्लिकेशन है कि मैं मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से डिफाइन करूं। तो इस तरह से जब मैं मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करूंगा तो वो एक सिमेट्रिक जवाब देगी। तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर यहां पे हम सिमेट्रिक अलजेब्रा डिफाइन करना चाहते हैं। मीन्स कि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर दो सिमेट्रिक टेंसर्स हों तो उनका जो प्रोडक्ट है वो लाजमी तौर पे सिमेट्रिक आए। द सिमेट्रिक टेंसर ऑफ टाइप R0, यानी कि वो सिमेट्रिक टेंसर जिसकी लोअर इंडेक्स कोई नहीं है, सिर्फ अपर इंडेक्स मौजूद है, फॉर्म्स अ सब स्पेस SR ऑफ TR0। तो हम कहते हैं कि अगर मैं जितने भी पॉसिबल सिमेट्रिक टेंसर्स हैं R0 टाइप के, उनका एक सेट बना दूं तो उस सेट को मैं नाम दूंगा SR, जो कि सब सेट होगा TR0 का। एंड दोज ऑफ टाइप 0S, और अगर कोई सिमेट्रिक टेंसर्स हैं ऑफ टाइप 0S, उनको मैं एक सब स्पेस या सब सेट बना रहा हूं जिसको मैं SS कह रहा हूं, यानी कि ये नीचे वाली इंडेक्स में सिमेट्रिक है, जो SR है वो ऊपर वाली इंडेक्स में सिमेट्रिक है, जो ऊपर वाली इंडेक्स में सिमेट्रिक है वो सब सेट बनेगा TR0 का, जो नीचे वाली इंडेक्स में सिमेट्रिक है SS, वो सब सेट बनेगा T0S का।
Now the product of two symmetric tensors is not usually symmetric. To define a multiplication of symmetric tensors which results in a symmetric tensors, we first define a symmetrization operator. यानी कि हमें कोई ऐसा ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा जो सिमेट्रिक कर दे. जिस तरह मैट्रिसेस के केस में मैंने बताया कि आप मैट्रिक्स लें, उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा. तो यहां भी हम कहते हैं कि हम कोई भी टेंसर लें किसी भी टाइप का, हम R0 टाइप का, और जो सिमेट्रिक हो यानी कि लें और उसको सिमेट्रिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि AS टेंसर है, R0 टाइप का है, तो ये τ1 अप टू सो ऑन τr वेरिएबल्स पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि V स्टार के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा. तो ये जो ऑपरेटर हम डिफाइन कर रहे हैं इसको हम डिफाइन करते हैं 1/r फैक्टोरियल, यानी कि r अगर 2 है तो 1/2 फैक्टोरियल होगा, r अगर 4 है तो 1/4 फैक्टोरियल होगा. सम ओवर दी जो आपकी परम्यूटेशंस है, सम ओवर द परम्यूटेशंस I1 से IR, A ऑफ I1 सो ऑन IR. तो हम ये कहते हैं कि आप इनको सम अप करेंगे परम्यूटेशंस को, तो उनको जितनी परम्यूटेशंस होंगी R फैक्टोरियल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा उसको सिमेट्रिक बनाएगा. मैं मिसाल आपको देता हूं. आपने ग्रुप थ्योरी में S3 पढ़ा हुआ है. S3 बेसिकली क्या था, S3 के जो एलिमेंट्स थे वो A1A स्क्वायर, 1A A स्क्वायर B, AB A स्क्वायर B, ये 6 एलिमेंट्स थे. ये 6 एलिमेंट्स कहां से आते थे? बेसिकली आप कहते हैं कि 1 2 3 सेट है, एक सेट A, और हम मैपिंग डिफाइन करते हैं 1 2 3 से 1 2 3 के ऊपर, जिसे हम बाइजेक्टिव मैप कहते हैं. तो एवरी बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन. हम उसे एक परम्यूटेशन कहते हैं. और हम कहते हैं कि 1 2 3 से 6 पॉसिबल मैप्स हैं, 1 2 3 सेट से 1 2 3 सेट पे 6 ही ऐसी मैपिंग्स हैं जो बाइजेक्टिव हो सकती हैं. वो 6 मैपिंग्स हम एक सेट में इकट्ठी कर लेते हैं जिसे हम S3 बोलते हैं, और हम कहते हैं ये जो S3 है ये एक सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है. ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है ग्रुप थ्योरी के अंदर. अब हम जब उसको सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं तो हम कहते हैं कि चूंकि 3 एलिमेंट्स के लिए, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर दें क्योंकि वो थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है. अबू बकर साहब जी. तो हम ये कहते हैं कि यहां पे अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो 3 की परम्यूटेशंस बनती हैं 3 फैक्टोरियल, 6 परम्यूटेशंस बनती हैं. तो हम 6 परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करेंगे तो वो चूंकि 3 जितनी भी परम्यूटेशंस बनती हैं आधी इवन होती हैं, आधी ऑड होती हैं. इवन प्लस ऑड परम्यूटेशंस मिलके वो उसको सिमेट्रिक ही रहने देंगी. अगर ये एलिमेंट्स 4 होंगे तो 4 का मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल 24 परम्यूटेशंस बनेंगी, जिसमें से 12 इवन होंगी, 12 ऑड होंगी. तो जब ये आप सम अप करेंगे, इसको 24 से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल गिव यू अ सिमेट्रिक टेंसर. सो हमने ये लिख दिया कि ये जो ऑपरेटर है सिमेट्राइजेशन ऑपरेशन, बेसिकली ये तमाम परम्यूटेशंस लेकर उस सेट से इटसेल्फ पे उनको एड अप करके उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा है. वेयर द सम इज टेकन ओवर द R फैक्टोरियल परम्यूटेशंस ऑफ द इंटीजर्स 1 2 अप टू स्मॉल r. Here A is a tensor of type R0 and τ1 τ2 up to so on τr are any element in V steric. एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल R3 के लिए यह एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं. R3 के लिए एग्जाम्पल है AS अल्फा बीटा गैमा, क्योंकि R3 जो है होगा तो ये S30 या T30 के एलिमेंट्स बनेंगे. T30 के एलिमेंट्स 3 वेरिएबल्स पे ऑपरेट होते हैं. मैं उनको अल्फा बीटा गैमा कह रहा हूं. तो इसकी जो परम्यूटेशन वाला ये जो हमने कहा कि सिमेट्राइजेशन ऑपरेशन है, वो सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर बनेगा 1/3 फैक्टोरियल विच इज 6 प्लस A ऑफ अल्फा बीटा गैमा. ये एक परम्यूटेशन है, इसको साइकिल में मैं करूंगा तो बीटा गैमा अल्फा, फिर साइकिल में करूंगा तो गैमा अल्फा बीटा. तो ये 3 इवन परम्यूटेशंस बन गई. ये जो पहली 3 लिखी हुई है दीज आर इवन परम्यूटेशंस. फिर हो जाएगी ये बीटा अल्फा गैमा, मैंने पहली 2 को बदल दिया, इधर पहली 2 को बदला और इधर पहली 2 को बदला, तो ये जो 3 अगले वाली हैं ये ऑर्डर. टोटल 6 परम्यूटेशन होंगी. हमने 6 परम्यूटेशंस एड अप की और ये जो 6 से डिवाइड किया, तो ये हमेशा जो है, अब आप अल्फा को बीटा से चेंज करें, इधर आप इधर अल्फा बीटा को चेंज कर दें, पोजीशन इनकी इधर भी चेंज कर दें राइट साइड पे, तो तब भी ये इस राइट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ ये टर्म हो सकता है पहली टर्म तीसरी पोजीशन पे चली जाए
या पहली टर्म चौथी पोजीशन पे चली जाए, चौथी पहली पोजीशन पे आ जाए, अदरवाइज राइट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अल्फा को बीटा से चेंज करूं, बीटा को गैमा से चेंज करूं, अल्फा को गैमा से चेंज करूं, जो मर्जी कॉम्बिनेशन में लेके चेंज करूं, राइट साइड वाला एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि दिस AS नाउ इज सिमेट्रिक इन ऑल इट्स इंडिसेस, देयरफॉर वी से दैट इट इज सिमेट्रिक। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने R4 के लिए ये सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर, R2 और R4 के लिए ये सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर डिफाइन करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। सर यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा ये वी स्टेरिक के एलिमेंट है। ठीक दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वी स्टेरिक। क्लियर हो गया बात? नो सर। सर ऑड और इवन परमुटेशन में डिवाइड करना है उसको। नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब आप सारी परमुटेशंस लिखते हैं तो आधी ऑड होती है, आधी इवन। ये तो ग्रुप थ्योरी में आपने परमुटेशंस पढ़ी हुई है ना, ग्रुप थ्योरी के कोर्स में। मैं ये कह रहा हूं आधी इवन होती है, आधी ऑड होती है, ये तो ऑलरेडी आप नोन है। और आपको पता है कि परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, और हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने ग्रुप थ्योरी में की हुई है। वहां हमारा महल नहीं है उनको डिटेल में डिस्कस करने का, लेकिन हमारा मकसद यह है कि हम इसकी परमुटेशंस बना सकते हैं। जितनी भी परमुटेशन हमेशा इवन बनेंगी, क्योंकि फिक्टोरियल आ रहा है ना, हमेशा इवन परमुटेशंस बनेंगी। इवन बनेगी तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, आधी होंगी इवन परमुटेशंस और आधी होंगी ऑड परमुटेशंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली 3 इवन है और आखिरी 3 ऑड है। इसमें ना हमने जिस तरतीब से जो साइकिल हमने डिफाइन किया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज अल्फा बीटा गैमा को एक सर्कल लगाएं, एंटी क्लॉकवाइज 3 एरो लगा के अल्फा बीटा गैमा लिखें, और वो अगर हमारा साइकिल हो तो पहली 3 इवन बनती है, दूसरी 3 ऑड बनती है। जहां साइकिल टूट जाता है वहां ऑड बनती है, जहां साइकिल नहीं टूटता उसी की डायरेक्शन में रहता है वो इवन होगी। अगर आप साइकिल उलट डिफाइन कर देंगे तो ऊपर वाली ऑड हो जाएगी, नीचे वाली इवन हो जाएगी। वो तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरतीब से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें जिस तरह हमने ये कहा था कि ये जो टॉप 1 अप टू सो ऑन टॉर ये एलिमेंट्स हैं वी स्टेरिक के, सिमिलरली दीज अल्फा बीटा एंड गैमा आर एलिमेंट्स ऑफ वी स्टेरिक। जी, अब किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। सर ये सिर्फ हमने ये अल्फा टेंसर बीटा को गेमा सिमेट्रिक फिक्स बनाना है। है। जब ये R2 लेंगे, R4 लेंगे, R6 लेंगे, ये अल्फा जी, बीटा जी। गेमा आते रहेंगे सर। अल्फा बीटा गैमा फिर एक तो नहीं आएगा ना। जब आप R4 लेंगे तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा 4 हो जाएंगे, ठीक है। जब 5 लेंगे तो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा से ओमेगा 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 सर, लेंगे ये तो अल्फा बीटा आएगा, बिल्कुल सर। 2 लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। जितना ये R होगा उतने ये वेरिएबल्स आएंगे। जी, सर सिर्फ टेंसर को सिमेट्रिक बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ टेंसर को जो जवाब आए उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए ये काम कर, ताकि हम उस सेट को क्लोज कर सकें। एक्चुअली तो हम जो है हमने सेट बनाया है SR, जिसको हमने कहा है कि सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक टेंसर्स। तो हम उस पर कोई ऐसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं कि वो सेट क्लोज हो जाए उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, ठीक है। ठीक है सर। The symmetric product of symmetric tensors A and B, अगर कोई से सिमेट्रिक टेंसर्स नहीं है और B, और हम कहें कि उनका हमने प्रोडक्ट लिया तो A टेंसर B आया। पहले तो प्रोडक्ट लेंगे जिस तरह टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह हमने मैट्रिसेस के केस में कहा था, पहले तो मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ट्रांसपोज में ऐड करेंगे। तो यहां भी हम पहले तो टेंसर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उस पे सिमेट्राइजेशन ऑपरेशन लगाएंगे, यानी उसकी परमुटेशंस लेंगे, उनको एड अप करेंगे, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ताकि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो वो SP प्लस Q का एलिमेंट बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को, ये जो A टेंसर B ऑफ S है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इसको हम AB आसानी से लिख सकते हैं। इसी से रेलेवेंट ये बेसिस वेक्टर्स के हिसाब से एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये एक्सरसाइज है, ये आप खुद ही देख लेंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इन जनरल सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इट इज कम्यूटेटिव, इट इज एसोसिएटिव एंड इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 3 तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड करता है, ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है, सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। इस थ्योरम को रहने दें, ये हम आप समझे ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो
डेफिनेशन है, वहां पे हमने सिमेट्रिक अलजेब्रा डिफाइन किया था फॉर द सिमेट्रिक टेंसर्स। तो जिस तरह हमने सिमेट्रिक टेंसर्स के लिए सिमेट्रिक अलजेब्रा डिफाइन किया, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स के लिए हमें स्क्यू सिमेट्रिक अलजेब्रा डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, उसको मैं किसी दूसरे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो जवाब आए वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर आए। तो उसके लिए जो अलजेब्रा डिफाइन करूंगा उसको कहते हैं एक्सटीरियर अलजेब्रा। ठीक है, उसके लिए नाम जो इस्तेमाल होता है वो एक्सटीरियर अलजेब्रा है। कुछ बुक्स में अल्टरनेटिंग अलजेब्रा का नाम इस्तेमाल होता है, कुछ बुक्स में ग्रासमैन अलजेब्रा का नाम यूज होता है और कुछ बुक्स में वेज अलजेब्रा का नाम भी यूज होता है। The analog of symmetric multiplication of symmetric tensors for skew symmetric tensors is called the exterior alternating Grassmann or Wedge product, and resulting algebra is called exterior or Grassmann algebra. ठीक है, जो सिंबल है इस प्रोडक्ट के लिए, the symbol for this product is a wedge. जो आपके ना शिफ्ट 6 पे कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट 6 पे उल्टा वी जो निशान होता है, इसको वेज कहते हैं। तो ये वेज जो है इस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। The space of skew symmetric tensors of GG, anything कोई पूछना चाह रहा है? सर सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन को हम ये कह रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन, अगर सिमेट्रिक टेंसर आए तो वो सिमेट्रिक अलजेब्रा होगा। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर आए तो वो एक्सटीरियर अलजेब्रा होगा। ठीक है, द सिंबल फॉर दिस प्रोडक्ट इज अ वेज। द स्पेस ऑफ स्क्यू symmetric tensors of type R0 is denoted by wedge RV and of type 0S is denoted by wedge SV steric। यानी कि wedge SV steric अगर हम कहेंगे तो टाइप 0S का होगा, wedge RV कहेंगे तो टाइप R0 का होगा। ये नोटेशन है फॉर द सेट। अब हमें एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा जिस तरह हमने सिमेट्रिक के लिए किया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक ले। मैट्रिसेस में भी अगर आप चाहें कि एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए तो उसके लिए तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स में उसमें से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो जो जवाब आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। यानी कि ट्रांसपोज ऐड करें तो सिमेट्रिक और ट्रांसपोज माइनस कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां भी हम बिल्कुल वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने पीछे किया है। सिर्फ ये है कि हमने जो परम्यूटेशंस ऐड की थी उन परम्यूटेशंस में हम जो है साइकिल को कंसीडर करेंगे। अगर साइकिल के अंदर है तो हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे, अगर साइकिल से आउट होता है तो हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो उसमें सिर्फ एक इजाफा किया है, ये SGN साइन ऑफ द परम्यूटेशन। अगर इवन परम्यूटेशन हो तो साइन पॉजिटिव होता है, ऑड परम्यूटेशन हो तो साइन नेगेटिव होता है। तो आधी परम्यूटेशन चूंकि इवन होती है, आधी ऑड होती है, तो आधों के साथ प्लस साइन आ जाएगा, आधों के साथ माइनस साइन आ जाएगा। बाकी बिल्कुल तरतीब वही रहेगी। अगर आप उसी एग्जांपल पे वापस चले जाएं जो मैंने ये आपसे ये की थी, तो अगर ये पहले 3 साइकिल में है तो दूसरे 3 साइकिल से आउट हो रहे हैं तो माइनस, आखिरी 3 के साथ माइनस आ जाएगा। अब जब भी अल्फा बीटा को या अल्फा गैमा को या बीटा गैमा को इंटरचेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को भी हम लिखते हैं ए वेज बी से, और पहले हम टेंसर प्रोडक्ट लेंगे। टेंसर प्रोडक्ट लेने के बाद उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे जो हमने प्रोसीजर अभी डिफाइन किया। वेयर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर्स। जो 3 प्रॉपर्टीज वहां पे हमने कहा था प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है कि वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यहां पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये एसोसिएटिव होता है, जिनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेज प्रोडक्ट होल्ड करता है। एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए वेज बी इक्वल होगा -1 पावर पी क्यू बी वेज ए। यानी कि पी टेंसर का टाइप है ना, कि पी टाइप है। पी अगर इवन है, क्यू भी इवन है तो ये प्लस आ जाएगा, अगर पी ऑड है, क्यू ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर ये पी और क्यू का प्रोडक्ट इवन नंबर आता है तो ये ए वेज बी बी वेज ए के इक्वल आ जाएगा, और अगर ऑड आता है तो ये ए वेज बी बी माइनस बी वेज ए आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ए भी टाइप 10 का है, बी भी टाइप 10 का है, तो जब आप इसका वेज प्रोडक्ट लेंगे तो ए वेज बी आ जाएगा माइनस बी वेज ए के इक्वल। And third one, it obeys the distributive law. A plus B wedge C is equal to A wedge C plus B wedge C. अगर
epsilon I जी, एनी क्वेश्चन? जी 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 बताइए, किस जगह मुझे बताइए जरा। ए अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है, ए अल्फा जी। ये ऑपरेशन है ना, जिस तरह हमने वहां सिमेट्रिक ऑपरेशन किया, हमने कहा कि हाँ फंक्शन कह लें एक तरह से, कि हम ये कह रहे हैं कि जब ए आ जाए हमारे पास, उसको ए अल्फा कैसे बनाना है। वो बनाने का तरीका यह है कि आप उसकी परमुटेशंस लेंगे, इवन के साथ प्लस साइन के साथ ऐड करेंगे, ऑड के साथ माइनस साइन के साथ ऐड करेंगे, और उसको उसके पिक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एक उसको स्क्यू सिमेट्रिक बना देगा। तो इस तरह से दो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स का प्रोडक्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि दिस a to a alpha is a linear function that transforms the element of the space T0s। T0s कोई भी 0s टाइप का, इसका सिमेट्रिक होना, स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो वेज एस वी स्टेरिक है ये मस्ट है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने इसको ये डिफाइन ये किया है कि ये सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स ऑफ 0s टाइप को डिफाइन करते हैं। तो लिहाजा हमने ये कहा कि ये जो ऑपरेटर है हमारा ए से ए अल्फा, ये बेसिकली T0s स्पेस के एलिमेंट्स को, जो टेंसर्स ऑफ टाइप 0s हैं, उनका स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, उनको टेंसर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स ऑफ टाइप 0s में कन्वर्ट कर रहा है। अब बात क्लियर होगी। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इफ एप्सिलॉन आई इज अ बेसिस ऑफ वी स्टेरिक, देन अ बेसिस ऑफ वेज एस वी स्टेरिक इज गिवन बाय, क्योंकि इसमें एस एलिमेंट है तो उसकी बेसिस हो जाएगी एप्सिलॉन आई वन वेज सो ऑन वेज एप्सिलॉन आई एस। एग्जांपल है ताकि आपको बात क्लियर भी हो जाए। हम ये कहते हैं कि हम एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन थ्री आर बेसिस फॉर वी स्टेरिक। हम ये कहते हैं कि 3D के अंदर हमने वी स्टेरिक लिया 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में उसके बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, हम उसको कह रहे हैं एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू एंड एप्सिलॉन थ्री। अब हम इनका वेज प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम वेज टू वी स्टेरिक बनाना चाहते हैं तो इनके दो प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं एप्सिलॉन टू वेज एप्सिलॉन थ्री, एप्सिलॉन थ्री वेज एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन वेज वन वेज एप्सिलॉन टू। ये बेसिस सेट बनेगा वेज टू वी स्टेरिक का। एक बात बल्कि दो बातें अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि जो वेज प्रोडक्ट है ये किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ, यानी कि बेसिस वेक्टर का उसके अपने साथ वेज प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। यानी कि एप्सिलॉन वन का वेज प्रोडक्ट एप्सिलॉन वन के साथ हमेशा जीरो होगा, एप्सिलॉन टू का वेज प्रोडक्ट एप्सिलॉन टू के साथ हमेशा जीरो होगा, एप्सिलॉन थ्री का वेज प्रोडक्ट एप्सिलॉन थ्री के साथ हमेशा जीरो होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हम 2 दफा नहीं लिखते सेम चीज को इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको यूज कर लेते हैं एंटी कम्यूटेटिव वाली। यानी कि अगर मुझे एप्सिलॉन टू वेज एप्सिलॉन थ्री लिखा तो मैं प्रोडक्ट करूं इन चीजों को, तो ये 9 पॉसिबिलिटीज बनती है। एप्सिलॉन वन के साथ प्रोडक्ट हो, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू के साथ हो, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन थ्री के साथ हो, 3 ये हो गए। एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन वन के साथ हो, एप्सिलॉन टू के साथ हो, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन थ्री के साथ हो, 3 और हो गए, टोटल 6 हो गए। एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन वन के साथ मल्टीप्लाई हो, एप्सिलॉन थ्री एप्सिलॉन टू के साथ मल्टीप्लाई हो, और एप्सिलॉन थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये 9 हो गए। 9 में से 3 तो हमने कहा 0 होते हैं, 1 1 2 2 और 3 3 वाला। पीछे रह गए 6 में से भी हमने 3 इसलिए लिखे हैं कि एप्सिलॉन टू वेज एप्सिलॉन थ्री ऐसे ही है कि जैसे एप्सिलॉन थ्री वेज एप्सिलॉन टू लिखना है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट हो जाते हैं। तो हमें बेसिस सेट के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो जो इंडिपेंडेंट बचते हैं वो यही 3 बचते हैं जो मैंने ये यहां लिख दिए। अब हम एक करस्पॉन्डेंस, हम कहते हैं कि वी कैन मेक अ करस्पॉन्डेंस, हम एप्सिलॉन आई को लिखते हैं जी। सर इज द बेसिस ऑफ वेज टू। सर हमने वेज टू क्यों लिए? वेज थ्री हम ले सकते थे, वेज वन थ्री भी ले सकते थे। आपको बात समझाने के लिए नहीं, एक एग्जांपल लिया, वेज थ्री भी ले सकते थे। वेज थ्री के केस में एक ही बेसिस सेट बनता 1 2 3, ठीक है। वेज थ्री के केस में एप्सिलॉन 1 2 और 3 से बनता है एप्सिलॉन 1 वेज एप्सिलॉन 2 और वेज एप्सिलॉन 3, और बात खत्म हो जाती है। मैं इससे कोई खास बात आगे समझाना चाह रहा हूं जिसकी वजह से मैंने ये वेज टू वी स्टेरिक की एग्जांपल ली है, ठीक है। यस सर।
हम करस्पॉन्डेंस डिफाइन करें एप्सिलॉन आई जे के साथ, यानी एप्सिलॉन आई को करस्पॉन्ड करें एप्सिलॉन जे वेज एप्सिलॉन के साथ, तो जब आई 1 होगा तो ये साइकिल में होंगे। आई जे के इज अ इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन का मतलब है ये 1 2 3 साइकिल में होंगे। 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2 ये 3 साइकिल होते हैं। तो जब एप्सिलॉन 1 होगा तो यहाँ 2 वेज 3 आएगा, जब ये 2 होगा तो 3 वेज 1 आएगा, जब ये 3 होगा तो 1 वेज 2 आएगा। तो ये 3 बन जाते हैं। क्या आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं? अब अगर मैं 2 वेक्टर्स लूं, यानी कि 2 डुअल वेक्टर्स मैंने लिए, एक डुअल वेक्टर होगा उसको मैं लिख सकता हूं ए आई एप्सिलॉन आई, बिकॉज एवरी डुअल वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। तो जो एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस है वो एप्सिलॉन आई है, तो हम डुअल वेक्टर को ए आई एप्सिलॉन आई लिखते हैं। दूसरे डुअल वेक्टर को बी जे एप्सिलॉन जे लिखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा आई इसलिए नहीं लिख सकता कि 2 से ज्यादा दफा आ जाएगा और किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक इंडेक्स 2 से ज्यादा दफा नहीं आ सकती। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कोफिशिएंट्स हैं, ए आई और बी जे तो नंबर्स हैं, ये तो आ जाएंगे बाहर। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई और जे, अब ये 9 पॉसिबल कंपोनेंट्स बनेंगे। 9 में से 3 तो 0 हो गए, 1 1 2 2 और 3 3 वाले। बाकी जो 3 है एप्सिलॉन मैंने सबसे पहला लिखा है वो एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 लिखा है, यानी कि जब आई 2 हो और जे 3 हो तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है आई 3 हो और जे 2 हो। आई 3 हो तो ये ए 3 बी 2 बनेगा। उसके साथ मैंने माइनस कॉमन लेके, क्योंकि एप्सिलॉन 3 वेज एप्सिलॉन 2 इक्वल होता है माइनस एप्सिलॉन 2 वेज एप्सिलॉन 3 के, तो ये माइनस कॉमन ले लिया। इसी तरह एप्सिलॉन 3 यानी कि इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 टर्में बननी थी। 6 में से मैंने एंटी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यूज करके 3 टर्में बना ली कॉमन लेके, तो ये 3 टर्म्स बनती हैं। इन 3 टर्म्स को मैं अगर इसको एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 को इस जो करस्पॉन्डेंस है इसके जरिए देखूं तो ये एप्सिलॉन 1 बनता है, ये एप्सिलॉन 2 बनता है, ये एप्सिलॉन 3 बनता है। और इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन इजीली राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। अगर इस डिटर्मिनेंट को खोलूं तो ये बिल्कुल वही चीज बनती है जो ऊपर लिखी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह का डिटर्मिनेंट आपने पहले कहां देखा हुआ है? जी, कहां देखा हुआ है इस तरह का डिटर्मिनेंट? देखा हुआ है ना पहले आपने जिंदगी में, या नहीं देखा हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट में देखा हुआ, स्केलर प्रोडक्ट में नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में आप लिखते हैं कि ए और बी 2 वेक्टर्स हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है फॉर द स्पेशल केस ऑफ इस स्पेस के लिए, जिसपे उन्होंने सवाल भी किया था कि आपने यही स्पेस क्यों ली, तो जब ये 3 अंदर हम वेज 2 वी स्टेरिक डिफाइन करते हैं तो ये जो उसका वेज प्रोडक्ट आता है 2 वेक्टर्स का, दिस इज सिमिलर टू दिस वेक्टर प्रोडक्ट इन द यूक्लिडियन स्पेस। तो कहने का मतलब ये है कि दिस वेज प्रोडक्ट इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज ओनली द जनरलाइजेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इन द मैनीफोल्ड। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट हम यूक्लिडियन स्पेस में डिफाइन करते हैं उसकी जो जनरलाइजेशन है मैनीफोल्ड के अंदर वो ये वेज प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई है ये बात? जी सर यहाँ पे ये जो हमने वेज प्रोडक्ट लिया है ऊपर, ये वाला जी जी सर, ये करस्पॉन्डेंस शो करके तो ये वेज प्रोडक्ट तो आगे वाले का हमने लिया है। वेज प्रोडक्ट तो ये है ना, करस्पॉन्डेंस के लिए तो हमने इसको कहा कि एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 को हम एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं, वो लिख दिया आगे ताकि वो इस तरह का ताकि आपको एक ऐसी शक्ल नजर आए कि जो शक्ल मैं आपको बता सकूं कि ये जनरलाइजेशन है, यानी कि ये चीज नई नहीं है बल्कि खास चीज हमने पढ़ी हुई है खास सिनेरियो में, उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं मैनीफोल्ड के ऊपर। मकसद इसका ये था कराने का, ठीक है? ये एग्जांपल ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। जी जी, एंटी सिमेट्रिक टेंसर आपस में। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वेज प्रोडक्ट है यानी कि जो टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स हैं उनका जो अलजबरा है वो इंपॉर्टेंट है रादर के सिमेट्रिक अलजबरा, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स को हम डिस्कस करते हैं या जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी डिस्कस करते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वेज अलजबरा है या अल्टरनेटिंग अलजबरा है। जो आपका सिमेट्रिक अलजबरा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है लेकिन वो इतना यूज नहीं होता, यूज आपका ये वेज अलजबरा होता है ज्यादा, ठीक है?
इस फिगर को भी रहने दें, इसकी स्टेटमेंट है क्या, लेकिन इसको रहने दें। ये जो फॉर्म्स है ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा आगे हमने चैप्टर पढ़ना है फॉर्म्स का, तो वहां पढ़ेंगे। ये वैसे यहाँ कंप्लीटनेस के लिए यहाँ लिखी हुई थी, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगी एट दिस स्टेज। तो ये दो फॉर्म्स थी, बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जी, किसी का कोई सवाल हो तो ये दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। सर वो इंटीरियर अलजेब्रा एक्सटीरियर अलजेब्रा के बारे में बता दें। जी जी, दोबारा पूछिए। इंटीरियर अलजेब्रा और एक्सटीरियर अलजेब्रा का आप बता रहे थे, आवाज कट गई थी सर। नहीं, मैं इंटीरियर नहीं, मैं कह रहा था कि दो तरह का, आपके इंटीरियर तो मैंने अभी कहीं कहा ही नहीं है। मैंने कहा एक्सटीरियर अलजेब्रा और सिमेट्रिक अलजेब्रा। मैं ये बता रहा था कि जो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक अलजेब्रा है ज्यादा। सिमेट्रिक अलजेब्रा की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उतना यूज नहीं है। जो ज्यादा यूज है वो स्क्यू सिमेट्रिक अलजेब्रा का है, या जिसे हम अल्टरनेटिंग अलजेब्रा या वेज अलजेब्रा कहते हैं। वेज प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सिमेट्रिक प्रोडक्ट। बस ये बात कही थी। और सर ये जो हम सिमेट्रिक सब स्पेस और स्क्यू सिमेट्रिक सब स्पेस ले रहे हैं, जी जी, इन पे जो हमने ये डिफाइन किए हैं प्रोडक्ट, ये सब स्पेस बनाने के लिए किए हैं या जी ये सब यानी उसको क्लोज करने के लिए, अंडर दीज ऑपरेशंस वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो जो अगला चैप्टर है हमारा वो वेक्टर एनालिसिस ऑन मैनीफोल्ड्स है। तो ये चैप्टर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अभी शुरू करूंगा तो आपके मिक्स हो जाएंगी चीजें, तो आप क्या उसे कहते हैं, जो पिछली चीजें उनको रिवाइज कर ले। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर हमारा फेस टू फेस होगा। अगर फेस टू फेस ना भी हुआ किसी वजह से, जिस तरह की सिचुएशन जरा पुअर ही जा रही है, फिर हम इंशाल्लाह उसको भी ऑनलाइन कैरी ऑन करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि फेस टू फेस होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको स्टडी कीजिएगा और जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसके स्टार्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसको एड्रेस करूंगा मैं इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा सर। चलें ठीक है, पता नहीं मैंने की भी है कि नहीं। ओके ठीक, सर पिछले लेक्चर की भी रहती है सर मेरे पास। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ ना शेयर कर दूंगा, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं इससे रेलेवेंट, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे पास है।